सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका, मधुमक्खी किससे शहद बनाती है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मधुमक्खी कौन से पदार्थ से जो है वो शहद का निर्माण करती है। तो मधुमक्खी जो है वो आपका मधुमक्खी जो है वो फूलों के रस मकरंद से शहद बनाती है, जिसे इंग्लिश में नेक्टर कहा जाता है। शहद बनाने के लिए जो मधुमक्खी है वो फूलों के रस का उपयोग करती है। और भी इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। मधुमक्खी जो है वो कीट वर्ग का प्राणी है, जो कि इंसेक्टा ग्रुप के अंतर्गत आता है। ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। ऑर्थोपोडा जो संघ है वो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। तो एक क्वेश्चन और बनता है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। तो ऑर्थोपोडा संघ जो है वो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है या सबसे बड़ा फाइलम है। मधुमक्खी जो है वो आपका कॉलोनी बनाकर रहती है। उसमें 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। पहली है आपका रानी मधुमक्खी, दूसरा है नर मक्खी और तीसरा है वर्कर मधुमक्खी। तीनों का अलग अलग काम है। रानी मक्खी जो है आपका बच्चे को जन्म देती है और नर मक्खी रिप्रोडक्शन क्रिया में भाग लेती है। वर्कर मक्खी जो है आपका ये आपका शहद का निर्माण में भाग लेती है। वर्कर मक्खी जो है ये शहद के निर्माण में भाग लेती है। तो शहद को कौन सी मधुमक्खी लेकर आती है। तो इसे हिंदी में श्रमिक मधुमक्खी कहते हैं। ऐसे वर्कर मक्खी के नाम से जाना जाता है। तो आइए आगे देखते हैं। शहद जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। शहद में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट का जो होता है कार्बोहाइड्रेट का फ्रुक्टोज नामक रूप पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के सेकेराइड्स होते हैं मोनोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स, जिसमें कि शहद में कार्बोहाइड्रेट का फ्रुक्टोज नामक जो है आपका फ्रुक्टोज जो सबसे मीठा होता है प्रकृति में, वो शहद में पाया जाता है। तो शहद में जो है कार्बोहाइड्रेट का फ्रुक्टोज रूप पाया जाता है, जो कि प्रकृति में सबसे मीठा होता है और ये मोनोसेकेराइड के फॉर्म में होता है। कार्बोहाइड्रेट के मोनोसेकेराइड के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, इसे मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं। फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, इसे मेथनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। मधुमक्खी या लाल चींटी या नीटल की पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इनमें भी जो है वो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसे मेथनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य पौधों की सूची नीचे दी गई है। ये क्वेश्चन है जिसमें आपका केला है फर्स्ट में, सेकंड में कद्दू है, थर्ड में भिंडी है और फोर्थ में बैंगन दिया हुआ है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें जो है क्वेश्चन पूछ रहा है कि पौधे के किस जोड़े के 2 या 2 से अधिक खाने योग्य हिस्से होते हैं। तो कौन सा जो पौधा है जिसका 2 या 2 से अधिक भाग खाया जाता है। तो
इसमें जो हो जाएगा केला और कद्दू हो जाएगा। केला का हम फल भी खा सकते हैं, फूल भी खा सकते हैं और तना भी खा सकते हैं। केला हो जाएगा और आपका कद्दू हो जाएगा। इसमें केला का फूल, फल, तना, इसका जड़ नहीं खाया जाता है। केला का जो है वो जड़ नहीं खाया जाता है। कद्दू का फल और फूल उपयोग किया जा सकता है। तो इसके आंसर में हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केले के पौधे का वह भाग जो भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। तो अभी इस क्वेश्चन में बताया गया कि जड़ का उपयोग नहीं होता है, तो फूल, फल और तना का उपयोग किया जाता है, जड़ का उपयोग नहीं किया जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मधुमक्खी फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ ही समय के लिए उपलब्ध होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है, मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है। इसमें आलस्य की प्रवृत्ति होती है और ऐसा करने से खाने का भंडार एकत्र करने के बाद कोई काम करना नहीं पड़ता है। उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ये ए आंसर हो जाएगा। फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ ही समय के लिए उपलब्ध होते हैं, इसीलिए मधुमक्खी जो है वो एक खास समय में अपना जो मकरंद है, शहद है, वो जमा करके स्टोर कर लेती है, स्टोर कर लेती है और उसे पूरे वर्ष उपयोग में लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे एवं जंतु के मुख्य स्रोत हैं। जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं। सभी पौधे की जड़ तथा पुष्प पत्तियों को खाया जाता है। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। तो इसमें जो है आपका और कौवा जो है वो मांसाहारी जीव होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। तो चारों ऑप्शन में कौन सा जो है आपका सही होगा? तो दूसरा और ये बी और क्या बोलते हैं डी, दोनों जो है वो आपका गलत होगा और बाकी सही होंगे। जैसे पौधे और जंतु के मुख्य स्रोत होते हैं, भोजन के मुख्य स्रोत, और कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। और जो ऑप्शन गलत है उसके बारे में पूछा गया, तो सभी पौधे के जड़ और तना हम उपयोग में नहीं लाते हैं। सभी पौधे के जड़ और तना, पुष्प, पत्ती सभी पौधे की नहीं खाया जाता है। और कौवा जो है वो मांसाहारी नहीं, सर्वाहारी जीव होता है। तो इसीलिए जो है ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ABC और यहाँ पे 4 लिखा हुआ, तो B और 4 ऐसे हो जाएगा, यानी कि 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भोजन के विभिन्न तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा प्रदान करने में सहायता करते हैं। तो इनमें से कौन सा सही है? तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और वसा भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि और उसका अनुरक्षण करता है। और विटामिन हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में सुरक्षा प्रदान करता है, सहायता करता है। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संतुलित आहार
संतुलित आहार के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और वाटर, मिनरल्स और फाइबर आ जाएगा, जिसे रुक्षांश या रेशा कहते हैं। रुक्षांश संतुलित आहार के अंतर्गत आता है। रुक्षांश जो है वो संतुलित आहार के अंतर्गत आता है, लेकिन यह जो है वो हमें कोई पोषण पदार्थ नहीं प्राप्त होता, इससे कोई पोषण नहीं मिलता है। पोषक पदार्थ फाइबर से हमें नहीं प्राप्त होता है। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई जो है एमिनो अम्ल को कहते हैं। तो इनमें से बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? तो एमिनो अम्ल होगा इसमें। एमिनो अम्ल जो है वो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं होगा। तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई एमिनो अम्ल होगी, और इसी में क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार नहीं है, तो ये एमिनो अम्ल नहीं होगा। शर्करा और मंड जो है वो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के सैकेराइड्स को। मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में आपका हो जाएगा ग्लूकोज फर्स्ट, ये वाला ग्लूकोज, ये आपका फ्रुक्टोज हो जाएगा, एंड ये ग्लैक्टोज हो जाएगा। ग्लूकोज को जो है वो ब्लड शुगर के नाम से भी जाना जाता है, कोशिकीय ईंधन के नाम से भी जाना जाता है, और फ्रुक्टोज जो होता है वो प्रकृति में सबसे मीठा होता है। फ्रुक्टोज जो होता है वो प्रकृति में सबसे मीठा होता है। फ्रुक्टोज सबसे मीठा होता है प्रकृति में। और ग्लैक्टोज को ब्रेन शुगर के भी नाम से जाना जाता है। ग्लैक्टोज को ब्रेन शुगर के भी नाम से जाना जाता है। ये जो ग्लैक्टोज है इसको ब्रेन शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ऊँटनी के दूध में ग्लैक्टोज का अंश पाया जाता है। शहद में, फलों में मीठा, प्रकृति में सबसे मीठी, ये जो है आपका फ्रुक्टोज होता है। मल्टोज जो है वो अनाजों में होता है। गन्ने के रस में जो है वो सुक्रोज पाया जाता है। लैक्टोज मिल्क में, मदर मिल्क जो होती है वो सर्वाधिक मात्रा में उसमें लैक्टोज पाया जाता है, और जो कि मिठास का कारण होता है। पॉलीसैकेराइड में आपका हो जाएगा मंड, स्टार्च, जो कि पौधों के पत्तियों में भोजन के रूप में एकत्रित होती है। प्लांट में स्टार्च जो कि एक पॉलीसैकेराइड होती है, वो भी कार्बोहाइड्रेट का ही रूप होता है। नेक्स्ट है काइटिन। यह जो काइटिन है, काइटिन जो है बाह्य कंकाल के निर्माण में जो है वो सहायता करते हैं। हमारे प्रकृति में जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपका सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज जो है हमारे प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाता है। तो हम एक क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो सेल्यूलोज है।
सेल्यूलोज जो है वो हमारी प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाता है। ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन जो है वो एनिमल में स्टोर रहता है। और ये सेल्यूलोज जो होता है, जो प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाता है, प्रकृति में जो सबसे अधिक पाया जाता है, जो प्लांट के सेल वॉल के निर्माण, सेल वॉल, प्लांट का जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, वो सेल्यूलोज का बना होता है। एक क्वेश्चन और है, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई एमिनो एसिड होती है, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई ग्लूकोज होती है, और वसा की सबसे छोटी इकाई फैटी एसिड होती है। तो सबसे छोटी इकाई जो प्रोटीन है वो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। उसका जो मॉलिक्यूल्स है, अणु हैं प्रोटीन के, वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट में जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, और वसा में एस्टर बॉन्ड पाया जाता है। तो ये सब वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। इसे अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जीएस के खंड में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन दिया हुआ है और हमें वसा के बारे में बताना है, फैट के बारे में। भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है, ये जो है ये सही है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये ऑप्शन जो थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें से केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। वसा जो है हमें कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर को वसा और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा किससे मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से 70% ऊर्जा मिलती है और वसा से 30% ऊर्जा मिलती है। अगर 1 ग्राम प्रोटीन का विखंडन होता है तो 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने को अपशिष्ट रूप पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है।
अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। उपयोग में से कौन सा सही है? तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर में जो है वो जल की पूर्ति, जैसे फल या सब्जी खाने से जो जल युक्त भोजन होते हैं वो हम अगर लेते हैं आहार के रूप में, तो हमारे शरीर में भोजन से भी, भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ से भी हमारे शरीर में जल की पूर्ति होती है। और जल का काम जो होता है पोषक को अवशोषित करना और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में सहायता करता है। तो इसमें ए और बी दोनों जो हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। ए और बी दोनों आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ जो होता है मानव शरीर में 95% होता है, उसमें जो है 2% यूरिया होता है और 0.5% यूरिक अम्ल इकट्ठा होता है। अगर हमारे शरीर में यूरिक अम्ल इकट्ठा हो जाए तो हमें गठिया नामक रोग हो जाता है, वहाँ पे लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, जिससे हमें थकावट महसूस होने लगता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 2 ग्रुप दिया हुआ है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी का और विटामिन डी का, और इधर रोग दिया हुआ है बेरी, रिकेट्स एंड दृष्टिहीनता और स्कर्वी। तो आइए इसको मिलान करते हैं। ये पहले से ही मिलान किया हुआ है पीडीएफ में। तो आप विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी नामक रोग होती है, तो दृष्टिहीनता जिसे कहते हैं। विटामिन बी के कमी से हमें बेरी नामक रोग होता है, और विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन डी के कमी से हमें रिकेट्स नामक रोग होता है, जिसमें हमारी हड्डियां जो है, अस्थियां जो है मुलायम हो जाती है। तो ए का हो जाएगा 3, बी का 1 और सी का 4 और डी का 2। तो ये आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। विटामिन्स के बारे में हम आप जान लेते हैं डिटेल्स में। रासायनिक नाम पूछा जाता है। विटामिन ए का जो है वो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ये क्वेश्चन बन सकता है कि विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन ए का जो है वो रासायनिक नाम आपका होता है रेटिनॉल। और इससे जो विटामिन ए की कमी से जो होता है वो रतौंधी नामक रोग होता है। और विटामिन बी का जो है वो रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, इससे रिकेट्स नामक बीमारी होता है। और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरॉल है, जिससे बांझपन या नपुंसकता होती है, ये बीमारी है। विटामिन के का जो है वो रासायनिक नाम है नेक्टोक्यूनोन। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो नेक्टोक्यूनोन है। रुधिर का स्कंदन नहीं होता है। और ये जो विटामिन ए, बी और विटामिन ए, डी, सी के विटामिन ए, डी, ई और के जो है ये आपका रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, नेक्टोक्यूनोन, ये सब जो विटामिन हैं ए, डी, ई, के, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कूट बना करके पूछ सकता है कि वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन हैं। तो ए है, डी है, ई है और के है। तो आइए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में इसका जो है रासायनिक नाम जान लेते हैं। विटामिन सी को एस्कर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, जो कि जल में घुलनशील होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो एस्कर्बिक एसिड होता है, एस्कर्बिक अम्ल, जो कि जल में घुलनशील होता है। और विटामिन ए, डी, ई, के वसा में घुलनशील होता है। विटामिन बी के अंतर्गत बहुत सारे आते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9,
12। तो इसको हम कहते हैं विटामिन बी वाले समूह को बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो विटामिन बी1 का नाम है थायमीन, जिसकी कमी से हमें होता है बेरी नामक रोग। विटामिन टी को विटामिन बी2 को बोला जाता है राइबोफ्लोविन। ये विटामिन बी1, ये विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन। विटामिन बी3 हो जाएगा नियासिन एंड निकोटिनामाइड एंड नियासिन विटामिन बी3 का। विटामिन बी5 का पेंटाथिनिक अम्ल और पायरिडिक्सिन जो है विटामिन बी6 का नाम है। विटामिन बी7 को बायोटीन बोला जाता है। और विटामिन बी9 का फॉलिक अम्ल। और विटामिन बी12 हो जाएगा साइनोकोबालामिन। इसमें कोबाल्ट की मात्रा पाया जाता है, इसीलिए इसे बी12 को साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। विटामिन ए त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है, ये तो बिल्कुल सही है। विटामिन बी घाव को भरने में सहायक होता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों कैल्शियम को उपयोग घटने में हमारे शरीर की सहायता करती है, उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करती है। तो जो विटामिन बी है घाव भरने में सहायता करती है, तो ये जो है वो गलत हो जाएगा, बाकी सब इसका करेक्ट आंसर है। विटामिन सी के बारे में देखिए। विटामिन सी जो है इसे हम ताप संवेदी विटामिन कहते हैं, और विटामिन सी घाव को भरता है, न कि विटामिन बी। तो घाव को भरने वाला जो हमारा विटामिन है वो विटामिन सी है। स्कर्बिक अम्ल और आंवला में सबसे अधिक पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल में सबसे अधिक पाया जाता है। विटामिन सी को गर्म करने पर यह नष्ट हो जाता है, इम्यून सिस्टम मजबूत करने में इस काम करता है। तो विटामिन सी के बारे में इतने फैक्ट थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खनिज, कैल्शियम, आयोडीन, लोहा, मिनरल्स की कमी से जो है वो आपको अभावजन्य रोग हो जाएगा। कैल्शियम की कमी से जो है आपका अस्थि क्षय। आयोडीन की कमी से आपका जो हो जाएगा वो घेंगा नामक रोग हो जाएगा। और जो ये आयरन जो है वो हमारा हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता करता है। मेल में जो है हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो 13 से 15 ग्राम प्रति 100 ml होता है, और फीमेल में जो होता है 10 से 13 ग्राम प्रति 100 ml के दर से होता है। तो ये भी आप डाटा याद रख सकते हैं कि मेल में कितना पाया जाता है और फीमेल में कितना पाया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होता है? तो मनुष्य में जो है वो धीमी वृद्धि जो है वो आपका प्रोटीन की कमी से होता है। अगर किसी भी व्यक्ति में जो है वो उसकी वृद्धि नहीं हो रही है तो वह वृद्धि में जो है प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से हो जाता है क्वास्क्योर-मेरस्मेस रोग हो जाता है। क्वास्क्योर-मेरस्मेस रोग हो जाता है, एक नाम है, तो इसको याद रखिएगा। क्वास्क्योर-मेरस्मेस रोग जो है बच्चों में हो जाता है। प्रोटीन के निर्माण में जो है
वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, ये सब जो है वो क्या बोलते हैं, इसको बनाने में ये सब तत्व का निर्माण हो भागीदारी है। ये जो 5 तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये प्रोटीन के निर्माण में अपना भागीदारी निभाते हैं। और प्रोटीन का जो है वो नामकरण किए थे उस वैज्ञानिक का नाम है बर्जीलियस और मुल्डर। बर्जीलियस और मुल्डर जो हैं वो प्रोटीन का नामकरण किए थे। प्रोटीन का काम और होता है सेल के निर्माण में और एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम बनाने में इसका काम होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आहार फाइबर प्रदान नहीं करता है? तो यहाँ पर देखिए फाइबर अभी हम लोग डिस्कस किए थे। जो रुक्षांश होता है, जो आहारी रेशा होता है, जो फाइबर होता है वो हमारा फल से, हरे फल, साबुत खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है, फल, सब्जी, दाल से। तो स्वाभाविक सी बात है जो दूध हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। दूध में फाइबर नहीं पाया जाता है, दूध में कैल्शियम होता है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, तो हमारा दूध हो जाएगा। और रुक्षांश जो है ये क्या बोलते हैं, फाइबर जो है मुख्यतः हमें हरे खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है, फल सब्जी से। रुक्षांश पोषक पदार्थ प्रदान नहीं करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मिल्क में जो है वो आपका फाइबर नहीं पाया जाता और आयरन नहीं पाया जाता, ये विटामिन सी नहीं पाया जाता, सर्वाधिक मात्रा जो है वो कैल्शियम का पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन का कौन सा स्रोत अन्य से भिन्न है? प्रोटीन का कौन सा स्रोत अन्य से भिन्न है? मटर में चना, सोयाबीन, ये सब प्रोटीन के स्रोत हैं। और जो पनीर है वो दूध से बना है, तो ये जो है आपका अन्य से भिन्न है। प्रोटीन जो है सोयाबीन में 43%, मशरूम में 51% और शैवाल, कोरेला शैवाल जो है उसमें 73% प्रोटीन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है और इसमें प्रोटीन पाया जाता है पनीर में, लेकिन जो है ये अन्य स्रोत पूछा था, स्रोत से भिन्न है। तो ये सोयाबीन, चना और मटर जो है आपका वो पौधों से प्राप्त हुआ था और पनीर जो है वो जंतु उत्पाद है, तो यहाँ पर पनीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पनीर, विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन डी। तो दूध में जो है वो विटामिन सी नहीं पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन सी नहीं पाया जाता है। इसमें जो है वो विटामिन सी आपका नहीं पाया जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा। ये प्रोटीन ये नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है, ये पाया जाता है, ये पाया जाता है, ये पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यही वाला, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये विटामिन सी नहीं पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मिल्क के बारे में है, उसका एक मिल्क का बना हुआ है। यहाँ पे देखिए कि बच्चों में जो है वो रेनिन पाया जाता है प्रोटीन के पाचन के लिए। पायस विलियन कहते हैं, दूध को पायस विलियन के नाम से जाना जाता है। इसमें लैक्टोज पाया जाता है, मिठास का कारण होता है। इसमें विटामिन सी नहीं होता, आयरन नहीं होता, फाइबर नहीं होता, सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम होता है, ये सब नहीं होता है, ये सब नहीं पाया जाता। कैरोटीन होता है, कैरोटीन के कारण जो दूध में जो कैरोटीन होता है उसके कारण दूध हल्का पीलापन दिखता है। लैक्टोबैसिलस की वजह से खराब होता है।
दही जमने का कारण होता है लैक्टोबैसिलस, जो जीवाणु होता है, इसके चलते दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। दूध के सफ़ेद होने का जो कारण है वो कैसीन नामक एलिमेंट्स के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। लैक्टोमीटर से जो है दूध को शुद्ध मापा जाता है। और प्रोटीन पाया जाता है दूध में। और बच्चों में कैसीन होता है, रेनिन पाया जाता है बच्चों में, जो कि उसका पाचन करते हैं। आइए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए चरण दिए गए हैं। तो एक क्रियाकलाप है एनसीईआरटी के बुक में, वही क्वेश्चन पूछा गया है कि एक परख नली में भोजन की थोड़ी मात्रा लें, उसमें 10 बूंद पानी डालें और फिर उसे हिलाएं। दूसरा जो ऑप्शन है वो बोल रहा है परीक्षण के लिए भोजन का पेस्ट तैयार करें। तीसरा जो है आपका परख नली में कास्टिक सोडा के 10 बूंद घोल डालें, अच्छी तरह से हिलाएं। चौथा जो है आपका इसमें कॉपर सल्फेट के 2 बूंद घोल मिलाएं। तो इसमें जो है वो आपका प्रोटीन के परीक्षण के लिए दिया हुआ है। तो उसका आंसर हो जाएगा, उसको सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले तो हम भोजन का पेस्ट तैयार करेंगे। फिर उसमें हम 10 बूंद जो है परख नली में भोजन की थोड़ी मात्रा लेंगे और उसे हिलाएंगे पानी। फिर तीसरा हो जाएगा परख नली में कास्टिक सोडा डालेंगे 10 बूंद। कास्टिक सोडा का मात्रा होगा NaOH का 10 बूंद। और ये आपका हो जाएगा लास्ट ऑप्शन, ये फर्स्ट के बाद हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, इसमें कॉपर सल्फेट का 2 बूंद डालेंगे तीसरे नंबर पे। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद सेकेंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे ये फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा। और फिर लास्ट में हो जाएगा ये थर्ड, लास्ट में 10 बूंद कास्टिक सोडा डालेंगे। उसके बाद जो है हमें बैंगनी रंग प्राप्त होगा। तो ये हमें दर्शाएगा कि भोजन में जो है वो प्रोटीन उपस्थित है। आई होप ये क्लास 6 की एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर का जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा, हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेरे चैनल से जुड़िए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग इससे आप देखिए, मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका वस्त्र वाला, तंतु से वस्त्र कैसे बनता है, नेक्स्ट चैप्टर 2-3 चैप्टर को कवर करूँगी। देन इसी तरह से एक्सप्लेनेशन करूँगी ताकि जो MCQ क्वेश्चंस है वो आपका बन सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।